हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। ये आपके ईवीएस का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके यूपीपीएससी, सीजीपीएससी, एमपीपीएससी जैसे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था। 1866 में उन्होंने इसको इकोलॉजी के रूप में किया था। पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा किसे दी गई है? मतलब हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के फादर को भी अर्नेस्ट हैकल को ही कहा जाता है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारंपरिक अध्ययन किया जाता है? मतलब किसका अध्ययन या किसकी स्टडी की जाती है? तो वातावरण एवं जीव समुदाय की स्टडी की जाती है। रंध्र पर खुलने और बंद होने किस पर रंध्र का खुलने और बंद होना किस पर निर्भर करता है? रंध्र का मतलब होता है स्टोमेटा। ये जो प्लांट में स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं उसको बोलते हैं रंध्र हिंदी में। तो ये इसका जो स्टोमेटा का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? प्रकाश पर निर्भर करता है। 5th नंबर है आपका, अल्पदीप्ति काल पौधे किसे कहते हैं? अल्पदीप्ति काल का मतलब होता है शॉर्ट पीरियड। तो अल्पदीप्ति काल पौधे क्या है? तंबाकू और सोयाबीन। छाया प्रिय पौधों को क्या कहा जाता है? तो छाया प्रिय पौधे या फिर जो शेड लविंग प्लांट्स होते हैं उनको कहा जाता है हेलियोफाइलस। एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप है, मतलब जिसमें एंजाइम एक्टिव रहते हैं। तो 25 डिग्री टू 35 डिग्री इसका सर्वोत्तम ताप होता है। किस ताप क्रम पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है? तो किस ताप पर उसका विकृतीकरण हो जाता है? अगर 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है तो एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है। एल्पाइन वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? इंडिया में एल्पाइन वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? तो 3600 टू 4000 मीटर पर मिलते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इसका आंसर होगा 3600 टू 4000 मीटर। स्थायी बर्फ लाइन की भारत में ऊंचाई क्या है? स्थायी बर्फ लाइन की भारत में ऊंचाई कितनी है? तो 4000 मीटर इसकी जो ऊंचाई होगी वो होगी। वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार की क्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन इसे इंग्लिश में ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। और ये क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ वाटर पासिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लांट और लीफ। मतलब जो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस है लीव्स और स्टेम में पाए जाने वाले जो स्टोमेटा होते हैं उस पर निर्भर करती है। और स्टोमेटा का जो खुलना और बंद होना रहता है वो प्रकाश पर निर्भर करता है। अगर लाइट की इंटेंसिटी में यह प्रोसेस तेज हो जाती है और अगर लाइट कम होती है तो ये प्रोसेस धीमी हो जाती है। तो जो ट्रांसपीरेशन है, ये जो वाष्पोत्सर्जन है या फिर इसको ट्रांसपीरेशन भी कहा जाता है, तो ये जैविकी प्रक्रिया है। अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना क्या कहलाता है? तो बसंतीकरण कहलाता है। जैसे कि अंकुरण मतलब जो अंकुर को मतलब किसी सीड में अंकुरित करने के लिए जो बसंतीकरण जो मतलब कम ताप पर यानी लो टेम्परेचर पर रखा जाता है उसे बसंतीकरण कहते हैं। बसंतीकरण को इंग्लिश में हम लोग वर्नलाइजेशन कहते हैं। वर्नलाइजेशन, तो ये क्या होती है? वर्नलाइजेशन की प्रोसेस में जो अंकुरित करने के लिए बीजों को कम टेम्परेचर पर रखा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मरुद्भिद पौधे में प्रायः पत्तियां जो रहती हैं वो किस में बदल जाती हैं? तो कांटों में बदल जाती हैं। आर्द्रता को किस में मापा जाता है? आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी। सापेक्षिक
आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में मापा जाता है। वनस्पतियों के सड़ने पर कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस आपकी निकलती है। मीथेन या फिर CH4 इसका मतलब केमिकल नेम इसका CH4 है और ये वनस्पतियों के सड़ने पर निकलती है। और मीथेन क्या होती है? आपकी एक नेचुरल गैस होती है। वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो वायुमंडल या फिर एटमॉस्फेयर में जो आर्गन गैस रहती है उसकी मात्रा 0.93% होती है। पौधों के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ है, तो इसको ह्यूमस बोलते हैं। पौधों के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं ये। भारत में अवनलिका या फिर जो गली इरोजन होता है उससे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं कि गली इरोजन क्या होता है। तो ये इसका मतलब होता है द रिमूवल ऑफ सॉइल अलोंग ड्रेनेज लाइन बाय सरफेस वाटर रन ऑफ। मतलब जैसे कि जो ड्रेन बन जाती हैं, जो नालियाँ बन जाती हैं, उसके रास्ते से जो मिट्टी बहती जाती है उसको हम लोग गली इरोजन कहते हैं। इसे हम लोग कैंसर ऑफ लैंड्स भी कहते हैं। तो इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है वो है आपका मालवा पठार क्षेत्र या फिर चंबल घाटी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा लोयस मैदान किस देश में स्थित है? तो चाइना हो जाएगा, चीन। वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची हुई मृदा कहलाती है। मतलब जो वायु के द्वारा उड़ करके जो मिट्टी दूसरे जगह पर पहुंचती है उसे बोलते हैं एलॉयन सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ किस मृदा में पाया जाता है? ये हो जाएगा पीट मृदा। मृदा में औसतन कितना प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? जो सॉइल है आपकी उसमें कितना % कार्बनिक या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है? तो 5.0% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मृदा जल जिसके पौधे अपनी जड़ों द्वारा प्रदूषित होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? केशिका जल कहते हैं। किस मृदा की जल धारणा क्षमता सर्वाधिक होती है? क्ले सॉइल। मतलब जो क्ले आपकी मिट्टी होती है ये चिकनी मिट्टी होती है और इसकी जो जल धारण यानी वाटर एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे अवशोषित हो जाएगा, इसको अवशोषित कर लेंगे। अवशोषित मतलब होता है एब्जॉर्प्शन। आपका क्वेश्चन नंबर 24 में, तो वह मृदा जल जिसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं, तो ये हो जाएगा केशिका जल। सर्वाधिक उर्वर मृदा एवं मिट्टी है, तो सबसे ज़्यादा जो मतलब फर्टाइल रहती है आपकी मिट्टी वो क्या है? दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? गहन पारिस्थितिकी का मतलब होता है डीप इकोलॉजी। तो डीप इकोलॉजी वर्ड का जो फर्स्ट टाइम यूज़ है किसने किया था? अर्नीस्ट नेस ने किया था। कब किया था? 1973 में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।